दोस्तों ज़िंदगी में कुछ पाना है तो यार ये बोला जाता है कि थोड़ा सा तो यार मेहनत कर ही लेना चाहिए। ज़्यादा आलस भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता। अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि यार जो गोल आप लोगों ने डिसाइड किया है वो आप लोगों के पास में आए और चल कर आए, तो आप लोगों को भी उसकी तरफ को अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और वो कदम बढ़ाने का मतलब है कि आप लोगों को भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में अपना प्लान बनाना पड़ेगा। अगर कुछ भी आप लोग सोच रहे हैं कि रैंडमाइज वे में चीज़ें हो जाती हैं, जिनका सिलेक्शन होता है पता नहीं कैसे हो जाता है, तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाकर अपनी मेहनत की होती है और उस प्लान को डे बाय डे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सब अपना प्लान फॉलो कर लेते हैं। हो सकता है कि किसी दिन उन्होंने 60% किया हो, किसी दिन 40% किया हो और किसी दिन 80% किया हो, पर लेकिन जब एवरेज निकालोगे तो वो 60 से 65 या 70 के आप लोगों को आसपास मिलेगा। यानी कि वो पूरा अच्छे से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ कमी रह जाती है उसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें सब कवर नहीं कर पाते हैं, ये 100% है। तो इसलिए ऐसा एक प्लान बनाकर अपने पास में रखो कि हाँ एटलीस्ट मिनिमम इतनी तो पढ़ाई करनी ही करनी है, यह कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे चीज़ों को, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई में ही आप लोगों को ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, किसी भी चीज़ में, जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है, या फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोग करनी है, वहाँ पर भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में आप लोग स्टार्टिंग में कोशिश करो 2-4 लाइनें लिखना स्टार्ट करो। लाइनें भी ऐसे नहीं कि आप लोग को सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखनी है, लाइनें भी आप लोग वो लिख सकते हो जो आप लोगों की लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड। फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ाना स्टार्ट करो, पर लेकिन ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। और इस प्रैक्टिस को आप लोग लगभग 20-22 दिन करके देखो, उसके बाद में आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ यार इम्पैक्ट पड़ रहा है और चीज़ें समझ में आ रही है, दिमाग ने सोचना स्टार्ट कर दिया, हाथों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है और अब शब्द आ रहे हैं दिमाग में कि हाँ इस शब्द को तुम यहाँ पर लिख सकते हो। सेम पैटर्न एक्सरसाइज में है। पहले दिन जाओगे शरीर बोलेगा कि तुमने क्या कर दिया, ये तुमने तो मतलब बर्बाद कर दी ज़िंदगी, इतना दुख रहा हूँ मैं, अब तो रहने दे, अगले दिन मत जा। फिर अगले दिन आप लोग फिर चले गए, फिर शरीर को लगेगा ये नहीं मानने वाला है, थोड़ा दर्द कम होगा। यही काम अगर आप लोग चलते चलते 1 हफ्ता कर दोगे, 1 हफ्ते बाद शरीर बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, दौड़ जितना दौड़ सकता है। ये आप लोगों को नेचर समझना पड़ेगा, आप लोगों की बॉडी क्लॉक का, वो आप लोगों का साथ देगी अगर उसको आप लोग फिक्स करोगे एक जगह पर। ये सारी चीज़ इतनी बताई ना, सारी आलस से भरी हुई हैं, पर लेकिन इन रियलिटी जब आप लोग इनको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ोगे तो ये आप लोगों को सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी, आप लोगों को एक कंफर्टेबल जोन में डालेंगी और वो कंफर्टेबल जोन होगा आप लोगों की चीज़ें एक सिस्टमेटिक टाइम जोन में। जब आप लोग इसको करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों की बॉडी आप लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है ज़िंदगी में। आई होप कि कुछ बातें पल्ले पड़ी होंगी, कुछ नहीं पड़ी हैं तो बताना, उसको फिर से बताऊंगा। पर लेकिन यही है कि चीज़ों को करने में आलस मत करो। जो चीज़ें आप लोगों को आलसी बेसिकली बनाती हैं, फिर आप लोगों को लगता है यार ये चीज़ें करने में आलस आ रहा है, अक्सर वही चीज़ें आप लोग की ज़िंदगी बनाती हैं। तो उनके साथ में प्यार करना सीखो और चीज़ों को आगे लेकर चलना सीखो, ठीक है। तो ये डिस्कशन काफ़ी शानदार रहेगा। नवंबर महीने के जो कुछ बेहतरीन एमसीक्यू हैं जो कि डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो आप लोगों का बूस्टर डोज है कि हाँ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के सामने जो एमसीक्यू रहते हैं वो मिल रहे हैं आप लोगों को। तो अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा, छोटा सा काम करिएगा। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन दिखता है तो बस एक छोटा सा काम करना है, पहले उसको खुद से अटैम्प्ट कर लेना है। अटेम्प्ट करने के बाद में जब मैं आप लोगों को यहाँ पर उसका आंसर बताऊंगा, फिर आप लोगों को आंसर मैच कर लेना है, फिर देखना है कि आंसर सही था या फिर आंसर गलत था। अगर सही है तो अच्छी बात है और अगर गलत है तो और भी अच्छी बात है। आखिर क्यों? क्योंकि यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोगों को लेकर चलना है। यानी कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए ताकि युद्ध के टाइम पर खून न बहे, इतना पसीना प्रैक्टिस में बहा लेना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और बाद में अपने मार्क्स जरूर बताना। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग मैंने यहाँ पर नहीं रखी है। आप लोग बस जितने क्वेश्चन सही हो उनके मार्क्स जोड़ लेना, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रखो और चीज़ों को आगे लेकर चलो। अच्छे से प्रैक्टिस करना एक एक क्वेश्चन का, पर याद रखना आंसर मेरे बताने से पहले एक बार आंसर खुद अटेम्प्ट कर लेना अगर चाहते हो कि इस वीडियो का आप लोगों को फायदा हो। और फीडबैक जरूर देना लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में कैसा लगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ये चैनल स्टडी लवर वीर के नाम से, जहां पर आप लोगों को 1,60,70,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जो वीडियो आती है उनके नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को नहीं आते हैं उसका लिंक पोस्ट किया जाता है। आप लोगों के लिए पीडीएफ जो भी रहती है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो पोस्ट की जाती है, जो भी डिस्कशन करता हूँ मैं, तो इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि आप लोग लाइफ में जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है, ओके। और आलस नहीं करना है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर स्टूडेंट को आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए, तो इसलिए आलस नहीं करना है, ओके। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बात की जा रही है यहाँ पर एक फेस्टिवल के बारे में, और ये फेस्टिवल भी है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, यानी कि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ स्टेटमेंट है, इसके बाद में फिर ऑप्शन है, अच्छे से पढ़िए और फिर आप लोगों को वीडियो को पॉज करके आंसर देना है और फिर आंसर देखिएगा। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि ये जो फेस्टिवल है जिसका नाम है तोको इमोंग फेस्टिवल, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम के अंदर में, जो वोखा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में। पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोला है कि ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर एवरी ईयर ओवर ए वीक, यानी कि एक हफ्ते तक सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्काई गॉड है और जो अर्थ है, अर्थ गॉड है, उनके बेसिकली ये उनकी ब्लेसिंग चाहते हैं यहाँ पर ये इस त्यौहार के ड्यूरेशन में। तो ये एक तरीके से आशीर्वाद चाहते हैं, ये उसके लिए पेशकश इनके द्वारा की जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बोला गया कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, आंख नाक कान जो है एग्जामिनेशन हॉल में खुले रखने हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ये ध्यान से देख लेना, वरना जितना करा है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग का शांत रहना जरूरी है, जितना शांत दिमाग रहेगा उतनी ही अच्छे से चारों तरफ को नजर आप लोग गड़ा पाओगे। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है, ए बी सी एफ और डी। आंसर देख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर है क्या, वो है बी। बी मतलब यानी कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। और वो 2 स्टेटमेंट कौन सी है, पहले तो यहाँ पर बोला गया इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में, ये फेस्टिवल बोला गया इनके द्वारा मिजोरम का। तो मिजोरम कहाँ पर पड़ रहा है, मिजोरम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है मिजोरम। पर लेकिन ये मिजोरम का फेस्टिवल नहीं है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो आप लोग ये देखिए, तो मिजोरम नहीं है नागालैंड है, तो एक स्टेटमेंट आप लोग की इनकरेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 7 नवंबर को ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है ओवर 9 दिन के लिए, ना कि 1 वीक के लिए, यानी कि लगभग 9 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। एक पर्टिकुलर शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है जिसका नाम है तोकू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको बोलेंगे तोकू, तो तोकू का मतलब क्या है, तो मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग टोकन गिफ्ट्स इन फॉर्म ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिर फूड होते हैं, उसको बोलते हैं तोकू, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से कलेक्ट करना, घर से घर जाकर यहाँ पर एक तरीके से कुछ भी जो नेचुरल फूड जो भी उगाए हैं कि एक तरीके से खेतों के अंदर में वो कलेक्ट करना। इमोंग का मतलब क्या होता है कि पुट ए हाल्ट फॉर द अपॉइंट, एक तरीके से अपॉइंटेड टाइम। तो ये पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे में इनके द्वारा कंप्लीट की गई प्रक्रिया है। कंप्लीट मतलब यानी कि ये जो फेस्टिवल है ये लोथा LOTHA नागाज जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और डोर टू डोर जो है वो कलेक्ट किया जाता है जो खाना, ताकि जो गोड है उसको सर्व किया जा सके एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में। तो ये दोनों शब्द के मतलब भी यहाँ पर इसीलिए देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि इस राज्य का है, दोनों शब्द का मतलब क्या है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो एक हार्वेस्टिंग सीजन के तौर पर देखा जाता है, जब फसल काटते हैं तो गोड़ को बेसिकली उनका चढ़ावा दिया जाता है कि हाँ ये फसल काफ़ी अच्छी रही। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये नॉर्थ ईस्ट में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में अगर पता रहेगा तो मैच करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बात की जा रही है ये है अमूर फाल्कन के बारे में। ये पक्षी भी आप लोगों से दिखाऊंगा और आप लोगों से इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन बताने पहले कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया कि अमूर फाल्कन जो है ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्चर है, यानी कि एक तरीके से सबसे लंबी डिस्टेंस पर ये यात्रा करने वाला प्राणी है, ठीक है। बोला गया कि इनको जो नाम मिला है वो अमूर जो रिवर है जो कि एक बॉर्डर बनाती है रसिया और कोरिया के बीच में, उसके नाम पर इस पर्टिकुलर पक्षी का नाम रखा गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पांगती जो विलेज है नागालैंड में वो जाना जाता है फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऐसा है, एक क्वेश्चन अलग से यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है वनडे टाइप के एग्जाम में ओनली इसका, कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया इस नाम से जाना जाता है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में। ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, A B C F D, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। इस पक्षी को अगर आप लोग देखोगे तो देखने में कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देता है। मैंने गूगल पे जाके स्पेस और विकीपीडिया पे देखा जाकर, तो ये देखो आवाज़ भी सुनाते हैं इसकी, यहाँ पर आ रही आवाज़। तो ये इन चिड़ियाओं की आवाज़ यहाँ पर दिखाई गई है।
तो इसके बारे में यहाँ पर अमूर फाल्कन को इसका साइंटिफिक नेम भी अगर आप लोग देखोगे, इसकी चिड़िया की आवाज़ बंद कर देता हूँ, वो भी यहाँ पर दे रखा है। इसको फाल्को एमरिनिसिस के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये एक स्मॉल रैप्चर है जो कि फाल्कन फैमिली से आता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है उससे रिलेटेड ये एक स्टेटमेंट मैंने पूछी। तो यहाँ पर देखिए साइबेरिया, जो कि आप लोगों को रसिया वाला रीजन देखने को मिलेगा, और नॉर्थ चाइना, तो इसके बीच में जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, जो स्टेटमेंट आपकी थी कोरिया वाली, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। यानी कि रसिया और यूएस, रसिया और जो चाइना के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना कि कोरिया के। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर आप लोगों का बी हो गया। ये जो प्राणी है यहाँ पर, ये इसके चलते आप लोगों से यहाँ पर अमूर रिवर अब आप लोगों को याद रखनी है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो ट्रैवलिंग करने वाला ये एक प्राणी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसकी वजह से एक रिवर आप लोगों को पता चल गई, अमूर रिवर, जो कि रसिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो पंगती विलेज है नागालैंड के अंदर में, वो फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्राणी है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसके अंदर में लीस्ट कंसर्न है, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको शेड्यूल 4 में यहाँ पर रखा गया है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आंसर आप लोगों के सामने है और वो हो गया बी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों के बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तो बात की जा रही है NCPCR के बारे में, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये डिफाइन करता है कि एक बच्चा जो है, डिफाइन करता है बच्चे को, एक पर्सन जिसकी एज कितनी होती है, 15 साल, 16 साल, 17 साल या फिर 18 साल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर क्या है ये पता होना चाहिए। क्या है सही आंसर? वो है यहाँ पर डी, 18 साल। NCPCR जो है ये एक ऐसी बॉडी है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है बच्चों के अधिकार के बारे में, अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बने, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाई गई, पार्लियामेंट में पास करके 2005 में, और स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी मतलब एक वैधानिक यानी कि कानून के हिसाब से इसको एक स्वीकृति मिल गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। ये जो कमीशन है ये अपॉइंट किया गया था 2017 में, और यहाँ पर ये जो कमीशन है इसके अंदर में आप लोग देखोगे कि जो भी बच्चों के लिए यहाँ पर पॉलिसीज प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं उनके ऊपर ये फोकस देता है, और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से भी काम करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों के राइट के लिए क्या है और संविधान में बच्चों के अधिकार के बारे में क्या बात की जा रही है, ये सारी बातें करता है। और 18 साल यहाँ पर एज दे रखी है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, या फिर यहाँ पर इसी के साथ में आप लोगों से पूछा जा सकते हैं किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करते हैं। NCPCR दे देंगे, चाइल्ड वाइल्ड आप लोग कहीं दिखेगा नहीं, आप लोगों को लगे यार पता नहीं है तो क्या बवाल आ गया है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी तो कंफर्टेबल आप लोग आंसर दे पाओगे। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो देखिए अपनी जगह इंपॉर्टेंट ही है। आप लोग देश के अंदर रहते हैं और बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून है तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जागरूक नागरिक रहेंगे तो ये कानून आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग इनका यूटिलाइजेशन कर सकें। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंस, यौन अपराध बच्चों के खिलाफ होते हैं उनसे प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है, और इनकरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया कि हम लोगों ने जो ये इनेक्ट किया है कानून, तो बच्चों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके साथ में कोई यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल असोल्ट, पोर्नोग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें, हरासमेंट, यानी कि उनका कोई भी गलत उनके साथ में चीज़ें न हो, उसको रोका जा सके, उसके लिए ये कानून है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। ये बच्चे को कोई भी पर्सन जो बिलो 18 एज है वो डिफाइन करता है, सही है, ये तो पता ही है। बोला गया कि केस अगर कोई भी यहाँ पर जाता है तो विद इन 6 मंथ जो है ये फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस जो रिपोर्ट किया गया ये उसको निपटा देता है केस को, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? वैसे देखा जाए तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन बन चुका है ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। और किसी कानून के बारे में जो ऐसी बातें लिखी हैं जो कि यहाँ पर उस कानून का जिस्ट बताती हैं, एम क्या है, वो अक्सर आप लोगों को पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं, जिसके बेस पर वो कानून बनाया गया है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो टाइम है उसके साथ में खेल गया क्वेश्चन वाला, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोगों के साथ में यहाँ पर जो टाइम के साथ में खेला गया, क्योंकि कोई भी केस है वो विद इन 1 ईयर, जिस दिन वो ऑफेंस जो है रिपोर्ट किया गया उस टाइम पर यहाँ पर इनको ये कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर कानून में बोली गई है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा आंसर हो गया ए,
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो आप लोगों के लिए फॉर्म लिख दी गई है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, वरना इसको UDISE प्लस के नाम से भी लिखकर छोड़ा जा सकता था और फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया जा सकता था। तो इससे आप लोगों के लिए थोड़ा सा और टफ हो जाता, ये भी पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए बोलता हूँ कि फुल फॉर्म आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बात की जा रही है कि ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया 2018-19 में। इसका एम है ताकि यहाँ पर स्पीड अप किया जा सके डेटा एंट्री, रिड्यूस किया जा सके एरर और इम्प्रूव की जा सके क्वालिटी और इजी किया जा सके वेरिफिकेशन। इसका ये बेसिक पर्पज है। तो यहाँ पर डेटा को इकट्ठा करके वेरिफिकेशन वगैरह आसानी से की जा सके ताकि यहाँ पर चीज़ों को ढंग से अपडेट करके रखा जा सके। बोला गया ये हेल्प करता है एजुकेशन पैरामीटर को क्लास 1 से लेकर 10 तक का जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्कूल हैं अक्रॉस द इंडिया उनसे रिलेटेड डेटा को मेंटेन रखने में। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली सही आंसर पहले आप लोग बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि स्कूल की एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है। 2018-19 में यहाँ पर इसको लेकर आया गया था। ये क्या करता है? ये कलेक्ट करता है स्कूल की डिटेल्स, उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है, जो रिसोर्सेज है उसके पास में, और अपडेट करता है कि कैसे कैसे चीज़ों को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करें काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर कवर है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल इसके अंदर कवर देखने को मिलेंगे। पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत कर दी। ये यहाँ पर 1 से लेकर 10 के लिए नहीं है, 1 से लेकर 12वीं तक का आप लोगों को यहाँ पर डेटा इसके अंदर कवर होता हुआ नजर आएगा। ताकि आगे फोकस ये है कि कैसे हम लोग डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके साथ में इसको अलाइन किया गया और उसके बेस पर चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, डेटा को ना न्यू ऑयल बोला जाता है। डेटा जितना अच्छे से हमारे पास में होगा उतनी अच्छे से हम लोग स्कीम वगैरह बना सकते हैं और चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आप लोगों का हो जाता है। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ये प्रोग्राम का नाम रखा गया है। कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग याद रखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। एक और छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोग अपडेट रहेंगे। किसी भी चीज़ को पहले नॉर्मल रखा जाता है, फिर उसका प्रो या फिर अल्ट्रा या फिर यहाँ पर प्लस वर्जन लॉन्च किया जाता है। तो इससे पहले इसका नाम जो था वो नॉर्मल था, इसके अंदर प्लस नहीं था, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन था। ये लॉन्च किया गया था 2012 में, 12-13 में। तब उस टाइम पर नॉर्मल था ये सिस्टम पर, लेकिन फिलहाल अभी इसका प्लस वर्जन जो आया वो 18-19 में है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि ताज़ा है, ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी एक्सपीरियंस बेसिकली सिस्टम का हो चुका है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बन सकती है। और देखो 2012 में लॉन्च किया गया, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम न्यूज़ में रहती है जब भी एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कन्फ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। ओके, एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को कई सारे मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर में, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमेशा न्यूज़ में है, कोविड-19 के टाइम से बहुत ही ज़्यादा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में, तो इसलिए टॉपिक को ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। तो पूछा आप लोगों से कि किससे रिलेटेड है ये इंडेक्स, तो बोला गया कि ये एक तरह का एविडेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, पहली स्टेटमेंट बोला गया। दूसरा बोला गया कि क्लासिफाइड करता है 10 ग्रेड, जो क्लासिफाई करता है इनटू 10 ग्रेड बेस स्कोर आउट ऑफ द 100 जो पॉइंट्स रहते हैं, यानी कि 100 पॉइंट में यहाँ पर कवर किए जाते हैं 10 जो भी ग्रेड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ग्रेड 1 लेवल हो गया, ठीक है, इस तरीके से ग्रेड 10 लेवल हो गया। तो ग्रेड 1 जो होता है वो हाईएस्ट होता है और ग्रेड 10 जो होता है वो लोवेस्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अंदर में एसेस किया जाता है टोटल 70 इंडिकेटर 5 डोमेन के अंदर में, यानी कि 70 इंडिकेटर रहते हैं जिनके बेस पे हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। जैसे कि लर्निंग आउटकम हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है स्कूल के अंदर में, गवर्नेंस कैसी चल रही है, क्या बच्चों को एक्सेस मिल पा रहा है। तो कई सारे ऐसे डेटा यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? पॉज कर वीडियो को आंसर दीजिए, फिर आप लोग देखिएगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है पर 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर, जो कि सेकंड भी क्यों, ये है यहाँ पर 1000 पॉइंट में से यहाँ पर चीज़ें रखी जाती है। यानी कि जो हाईएस्ट लेवल मैंने बोला था कि ग्रेड 1 होगा, उसमें स्कोर करना है आप लोगों को 950 स्कोर से ज़्यादा है, ग्रेड 1 होगा, ठीक है। और अगर 551 के नीचे आता है तो ग्रेड जो है वो 10 होगा। तो इस तरीके से ग्रेड डिफाइन किए गए यहाँ पर।
तो ये क्या करता है, पॉलिसी मेकर को बताता है कैसे कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, किस किस लेवल पर आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये सारी पॉइंट्स जो होते हैं ना, अगर आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो वहाँ पर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है वंगाला डांस के बारे में। वंगाला डांस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। बोला गया कि ये जो है फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ड्रम, इसमें इसको इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वंगाला जो डांस है इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ऑफ ड्रम्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसमें 100 ढोल का उत्सव, ये भी इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है जो सन गॉड है उसको ऑनर में, और इसी के साथ में ये जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ये मार्क करता है स्टार्ट ऑफ द लॉन्ग हार्वेस्टिंग सीजन, यानी कि जो हार्वेस्टिंग सीजन का जो स्टार्ट होता है उससे इसको सेलिब्रेशन स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को बतानी है, कोई सी ना कोई सी इनकरेक्ट है। आप लोग क्या लग रहा है बताइए। तो यहाँ पर ये ओनली 1, ओनली 2 या बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, सही आंसर क्या है, वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट नहीं, मैक्सिमम कोई भी ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गॉड के नाम पर और फिजिकली हार्वेस्टिंग के नाम पर, तो याद रखिएगा एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग जो सीजन रहता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है कि पैदावार कितनी हुई है। आप लोग किसको सेलिब्रेट करते हैं? कोई आप लोगों ने पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया, उसी को सेलिब्रेट करेंगे ना, या बस पेपर दे के आए और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि खेतों में कुछ उगाया और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा ना होता है। अच्छी फसल होती है उसको काट के घर पे लेकर आते हैं तब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर गायरो जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ड्रम्स को यूज़ किया जाता है और ड्रम्स भी बड़े लंबे लंबे से डिफरेंट से होते हैं, तो इसको 100 ड्रम्स का फेस्टिवल भी बोला जाता है। और किसके लिए है? ये गॉड सन के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। और गायरो ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी मेघालय के अंदर में, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है खासी गायरो जनता के बारे में। तो याद रखिएगा मेघालय जो कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, और एक ऐसा राज्य जो कि अकेले राज्य को टच करता है, आसाम को, देश का और कोई राज्य टच नहीं करता। बाकी एक साइड में बांग्लादेश, एक साइड में आसाम, उसके बीच में सैंडविच है मेघालय। तो इस पर्टिकुलर राज्य में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। खासकर आप लोग बात करें तो ये कल्चर का पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ऐसी चीज़ें जानना। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों का आंसर है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इतने प्रेशर में होते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और समझ में नहीं आता है क्या बोल दिया, और फिर आप लोग हड़बड़ाते हैं। यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट मॉडल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई और एफपीआई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, या फिर नन ऑफ द अबव। ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मॉडल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई और एफपीआई, ये क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीज़ें आप लोगों ने अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में देखी होगी, इसलिए कहते हैं कि ध्यान चंद बनना है आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में, अगर चाहते हो कि चीज़ें गलत ना हो। इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आप लोगों को यहाँ पर आएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में जब यहाँ पर बात की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जो होती है इस मॉडल के तहत आती है। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल आप लोगों को देखने को मिलता है। बुल्ट ऑपरेट ट्रांसफर की बात की जाती है, और बुल्ट ऑपरेट लीज और ट्रांसफर की बात की जाती है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से आप लोगों का। सबसे पहले तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी और दूसरी साइड में टाटा, अदानी, अंबानी, कोई भी आकर यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में काम करता है, और यहाँ पर जो ये प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट करता है तो ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल हो जाता है। पब्लिक क्यों बोला गया गवर्नमेंट को? क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं, पब्लिक की मनी जाती है गवर्नमेंट के पास में, और यहाँ पर ये प्राइवेट वाले इंडिविजुअल आते हैं। तो यहाँ पर अभी एक मॉडल है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इसमें क्या होता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग NHAI बोलते हो, ये जो अथॉरिटी है ये 40% कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट की अपने आप से देगी, 60% कॉस्ट जो है वो प्राइवेट वाले देंगे। आप लोग बोलेंगे प्राइवेट वाले बेवकूफ़ है क्या, इतना पैसा देंगे वो? आखिर वो इतना पैसा क्यों देंगे? इसके पीछे रीज़न होता है, उनकी भी अर्निंग होती है। जब भी वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए रोड बनाना है, तो पहले उसको बनाएंगे, फिर उसको ऑपरेट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा रोड बनने के साथ साथ में टोल प्लाजा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो
तो जो खर्चा किया है उसको वो रिकवर भी करते हैं और फिर जाकर यहाँ पर जब उनका रिकवर हो जाता है उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं गवर्नमेंट के हाथ में कि अब आप लोग चला लो, अपना टोल प्लाजा वो उखाड़ लेते हैं वहाँ से, या फिर उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ऑपरेट करते हैं, लीज पर दे देते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं जब उनका रेवेन्यू जो है वो यहाँ से निकल जाता है। सिस्टम क्या है, मतलब अभी एक स्पीच सुन रहा था मैं, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास में आया और उसने बोला कि वो टोल प्लाजा जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यानी कि जो टोल कलेक्शन किया था है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जबकि उनकी जो टाइम लिमिट है वो जो है अभी इस जो पर्टिकुलर महीने में वो खत्म हो रही है, पर लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू क्यों रखना चाहते हैं। उनके द्वारा इसके लिए बात बोली गई कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा तो हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि कोविड-19 का इंपैक्ट अकेले तुम्हारे ऊपर तो नहीं पड़ा, उन जनता के ऊपर ही पड़ा है जिनसे आप लोग टोल जो है कलेक्ट कर रहे हो। वो तो एक ऐसी कैलेमिटी थी जिसने सबको अपनी चपेट में लिया है, तो आप लोगों के लिए तो थी नहीं। तो वहाँ से टोल प्लाजा जो है वो दोनों जो पर्टिकुलर रोड थी उनसे उखड़वा दिया उसको। तो ये होता है एक तरीके से वो अपना पैसा रिकवर करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी रोड बन रही है नई नई, टोल प्लाजा बड़ा ही शानदार तरीके का तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है वो जनता से रिकवर करनी होती है। समझ में आ गया पूरा का पूरा मॉडल क्या है, आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो पूरा टॉपिक तैयार हो गया आप लोगों का इस तरीके क्वेश्चन की हेल्प से। कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो। इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं यहाँ पर जब बात करते हैं हनी के बारे में, यानी कि शहद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया का 6th मेजर नेचुरल हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, ये बोला गया 6th नंबर पर है इंडिया। वर्ल्ड बी जो सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, वर्ल्ड बी डे, ये 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर पता रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ सही है, या फिर नन ऑफ द अबव सही है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये 20 जून नहीं है, ये 20 मई है, जिसमें वर्ल्ड बी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे देश में इससे रिलेटेड रिवॉल्यूशन आप लोग याद रखिएगा, स्वीट रिवॉल्यूशन, वो इसी फील्ड से आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग छठे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हम लोग किस किस को बेचते हैं, तो हम लोग यूएसए को बेचते हैं, हमारा शहद काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। हम लोग यूएसए के साथ में सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी लार्ज स्केल पर बेचते हैं, कनाडा और कतर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ये 4 लेटेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग बेचते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया यहाँ पर बेचते हैं, पर ये तो बताओ भाई साहब हम लोग छठे नंबर पर है, 5 हमसे ऊपर पांडव कौन बैठे हुए हैं, उनका नाम तो बताइए। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हमसे ऊपर आप लोगों को न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, इसी के साथ में आप लोगों को चाइना, नेक्स्ट आप लोगों को अर्जेंटीना, नेक्स्ट ब्राज़ील और नेक्स्ट जर्मनी, फिर आप लोगों को आ जाता है इंडिया और फिर यूक्रेन। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आप लोगों के लिए, तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एरिया रहा जिससे यूपीएससी बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बात की जा रही है फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO जो है उसके द्वारा क्या क्या पब्लिकेशन दिए जाते हैं, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला गया द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, ये इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और वर्ल्ड फूड इंडेक्स भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ABCFD में सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि बात करती है कि दुनिया भर में जो भुखमरी है वो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं, पहला गोल है कि कैसे हम लोग को गरीबी मिटानी है। तो गरीबी को मिटाने के बाद में दूसरा गोल जो है वो आप लोगों से बात करता है भुखमरी के बारे में। तो क्यों करता है ये इस तरीके से बात, क्योंकि गरीबी और ये जो भुखमरी है ना, अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो कभी भी हम लोग एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं लेकर आ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे खींचती रहती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, हम लोग अच्छे से काम कर लेते हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। पर लेकिन इन्हीं चीज़ों में अगर हम लोग घिसे रहेंगे तो फिर हम लोग सही तरीके से अपनी चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी और भुखमरी को सबसे पहले यहाँ पर रखा गया कि पहले गरीबी मिटाओ, फिर भुखमरी मिटाओ, फिर हेल्थ को ठीक करो और फिर एजुकेशन दो, तब जाकर चीज़ें आगे सुधरेंगी, ठीक है। इसलिए इसका यहाँ पर लेट देयर बी ब्रेड, ये इसका इन्होंने मोटो रखा है। इटली में हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल कौन है आप लोगों को बताना है।
फाउंड किया गया था क्यूबिक कनाडा के अंदर में 1946 में, ठीक है, 16 अक्टूबर को। इसलिए 16 अक्टूबर जो है हम लोग यहाँ पर इसके फाउंडिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड फूड डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसकी रिपोर्ट्स है सारी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स भी यही प्रस्तुत करता है और इसी के साथ में जो अगर बात करें फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें भी यहाँ पर की जाती है इसके द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड जो यहाँ पर स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है वो भी यही प्रस्तुत करता है। तो ये इसके टोटल मिलाकर 6 ऐसे पब्लिकेशन है जो कि आप लोगों से अलग अलग टाइम पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के सामने है, इसको निचोड़ लो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, यूनेस्को के बारे में आप लोगों से बात करेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कई बार आप लोगों को ये चर्चा में होती हुई भी नजर आती है। क्या क्या स्टेटमेंट आप लोगों से बन सकती है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। पर उससे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आप लोगों को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं और कल्चर के बारे में बात करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछ लिया गया है। बोला गया कि न्यू एंड पैलेस्तीन ये मेंबर हैं यूनेस्को के बट नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, पहली स्टेटमेंट में। इजराइल मेंबर है यूनाइटेड नेशन का बट नॉट द मेंबर ऑफ यूनेस्को, दूसरी स्टेटमेंट। यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव जो है वो 5 मेजर प्रोग्राम के चारों ओर घूमता है, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन, इनके इर्द गिर्द घूमता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट में बोला जाए तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का निचोड़ है ये। जब आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे, पहले अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग ताकि चीज़ों को ढंग से आप लोग बता सकें, ठीक है। सही आंसर क्या है, सही आंसर है डी, यानी कि कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर पैलेस्तीन और जो न्यू है ये यहाँ पर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, पर यूनाइटेड नेशन के मेंबर यहाँ पर नहीं है। और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा और इसके अंदर आप लोगों को 193 मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑफिशियली क्विट कर दिया था यहाँ पर और इजराइल के द्वारा यूनेस्को को, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनेस्को को क्यों, क्योंकि इजराइल जो है वो पैलेस्तीन जो है, पैलेस्तीन को जब इसका पार्ट बनाया तो इजराइल गुस्सा हो गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत हुई। हालांकि वो आगे चलकर जुड़ गया जो यूएसए पर, लेकिन इजराइल जो है वो अभी भी आप लोगों को भारी देखने को मिलेगा। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो यही प्रस्तुत करता है, और जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स यानी कि GPI भी यही प्रस्तुत करता है। तो ये यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर डी हो गया। एक ऐसा टॉपिक जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, मैंने आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस किया था जो हमारा न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन आता है उसके अंदर में, जिसको INA बैलेंस डाइट हम लोग बोलते हैं, उसमें था कि एक इंसान के अंदर में एक सूअर का दिल जो है वो फिट कर दिया गया। तो उसके चलते वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था, पर लेकिन वो इंसान जो है कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। तो इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट, यानी कि जो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जानवरों से निकाल कर जो उनके पार्ट्स हैं वो इंसानों के अंदर डाले जाते हैं अगर इंसानों के जो बॉडी पार्ट है वो काम न करें, जो इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन आप लोग बोलते हैं। ये शब्द आप लोग को पता होना चाहिए। इसकी वजह से क्या क्या इशू हैं, इसके साथ में जो कनेक्टेड जिनके बारे में बातें की जाती है उसके बारे में बातें की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। इसको यूज करने के बाद में डिक्रीज हो जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जिसको लगता है उसके जीने के चांसेस कम रहते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जिस भी इंसान के हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए पहले ऑटोनॉमी रहती है और इन्फॉर्म कंसेंट रहता है, ऐसे नहीं किसी के शरीर में भी डाल देंगे, तो ये रहता है। थ्रेट रहती है यहाँ पर जीनोसिस की, यानी कि जो जूनोटिक बीमारी होती है उसके फैलने के भी चांसेस रहते हैं। जो जानवरों से इंसानों में जो बीमारी आती है उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती है। रिलीजियस वायलेशन भी रहता है। ये माना जाता है कि कई सारे रिलीजन के अंदर में कई सारी चीज़ों को नहीं माना जाता है, जैसे पोर्क जो है वो मानते हैं कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर में और कई सारे रिलीजन के अंदर में, तो ये भी दिक्कत रहती है। तो उसको फिर बॉडी के पार्ट के अंदर में कैसे फिट किया जा सकता है किसी जानवर का पार्ट, बहुत सारे इशू हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो ए बी सी या फिर डी आप लोगों के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे ये इशू हैं। और एक इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फिलहाल बात की जा रही है, वो है एनिमल राइट्स के बारे में, यानी कि जानवरों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट में बोला जाए तो जानवरों को नर्सरी में तैयार किया जाता है ताकि उनके पार्ट्स को इंसानों के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। सोचो इसका अपोजिट,
इंसानों को तैयार किया जाए उनके पार्ट्स को निकालकर जानवरों में लगाने के लिए, क्या हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर जानवरों के साथ में ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई हर्ट आप लोगों को इंसान का डोनेशन का नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा पार्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर उस इंसान को बचाने के लिए जानवरों की जान क्यों हम लोग कम कीमती मान रहे हैं? ये बातें यहाँ पर आती हैं निकल निकल के, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर अपने आप को सबसे सुपीरियर क्यों मानते हैं, दूसरी चीज़ों को हम लोग साइड में क्यों रख देते हैं, उनके अधिकारों के बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं। तो ये एक काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग कुछ डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया, और ये इसके साथ में इशू आप लोगों को पता चल गए। और मुद्दा कहाँ से निकल कर आया, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर जब उसको लगाया गया दिल, और जिसको भी आज तक लगाए गए हैं यहाँ पर, वो कुछ ही दिनों के मेहमान रहते हैं, उसके बाद में वो जीवित नहीं रहते हैं। तो भगवान, अल्लाह, गॉड, ऊपर वाला जो भी बोले, उसने अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, और इंसान जो है अपनी सीमाओं को लांघ कर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है जो कि कई बार सोचने के लिए भी यहाँ पर मजबूर करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। आंसर यहाँ पर डी हो गया। इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का और देखने को मिलेगा, जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की जा रही है, और बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि आप लोग को अगर शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाओगे। तो पहले शब्द का मतलब ही पता होना चाहिए। तो बोला गया है कि इसके अंदर में जो प्रोसीजर यूज किया जाता है कि एक ही जाति के जो अंग हैं या जो उसके पार्ट हैं, ऑर्गन, टिश्यूज वगैरह, उनको सेम स्पीसीज के अंदर में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, यानी कि जैसे कि इंसानों के इंसानों में यूज किए जाएंगे और जानवरों के जानवरों में यूज किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्या ऐसा है? अभी बताया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से हम लोग बात करें तो ऐसा कर रहे हैं, पर लेकिन कई सारे चैलेंजेस होते हैं। इंसान का इम्यून सिस्टम जो है ऑर्गन को अटैप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो कई बार पेशेंट की डेथ होती भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबोव। आप लोग के हिसाब से आंसर क्या है? तो आप लोगों के हिसाब से आंसर यहाँ पर होना चाहिए ए, यानी कि फर्स्ट, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर अभी यहाँ पर सुअर का इंसानों में फिट किया गया था दिल, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो वो रिजेक्शन हुआ, कुछ दिनों तक जिंदा रहा, फिर उसके बाद में डेथ हो गई। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। सेम स्पीसीज में नहीं है, दूसरी स्पीसीज में भी आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, यानी कि जब पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग चंदा देते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी वो। इसकी वजह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बोला गया कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रोल सिस्टम, ताकि ट्रांसपेरेंसी को एक तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग में इंक्रीज किया जा सके। बैंक के थ्रू होकर जाना है पॉलिटिकल पार्टी के पास में, तो एक सिस्टम के थ्रू जा रहा है, तो वहाँ पर पता रहेगा कि हाँ कौन पैसा दे रहा है, पर लेकिन ये सबको नहीं पता रहेगा। ठीक है, एनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में ये स्कीम के लिए एलिजिबल है कि वो चंदा ले सकती है। ये बोला गया कि ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो हैंडल करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए, बी, सी या फिर डी आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और हजारों बार ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दे दोगे। तो बताइए आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर बी, सेकंड गलत है, क्योंकि ओनली एसबीआई के लिए है यहाँ पर ये, ना कि सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दिया जाता है, यहाँ पर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है जो कि रिसेंट इलेक्शन में, यानी कि जो भी अभी इलेक्शन हुए हैं उनमें 1% वोट उसको मिली हो एटलीस्ट, ये याद रखिएगा। और ये रजिस्टर होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जो कि 1951 का होता है। उसका जो सेक्शन 29A है उसके तहत वो रजिस्टर रहती हैं पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं कि किसी को भी चंदा मिल जाएगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी कुकर मुत्ते की तरह आएंगी चंदा लेने के लिए, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जनता से पैसा लूटेंगी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये याद रखिएगा, एसबीआई को ओनली पावर दे रखी है, और यहाँ पर 10,000 ये 1 लाख 1 करोड़ तक के यहाँ पर उनको इशू किया जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में था, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इसका नाम यहाँ पर दिया गया। यानी कि ब्लैक सी से होता हुआ जो अनाज है वो पहुंचना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा सकता है। सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर है, बोला गया कि ये डील करता है, एक किस कौन कौन थे इसमें, तो यूनाइटेड नेशन और यूएसए यहाँ पर इस डील में ब्रोकर का काम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बिचौलिए का काम कर रहे थे।
डील जो है वो सेफ बेसिकली मैरीटाइम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहे थे ताकि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो दुनिया भूखी मर रही है वो भूखी न मिले, उनको सामान पहुंचाया जा सके। तो जो 3 पोर्ट है उनके थ्रू सामान पहुंचाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। एम था कि प्राइस जो बढ़ रहा था फूड का उसकी वजह से चीज़ों को सुधारा जा सके। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि दुनिया भर में 25% जो गेहूं हैं वो रसिया और यूक्रेन से निकल कर आते हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन बन सकती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आप साफ ये बोल दिया गया कि भाई साहब अगर आप लोग यहाँ पर ये हरकतें करोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये बातें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर से निकल कर आई। तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कितना काम करना जरूरी है। तो यही यहाँ पर चीज़ें न्यूज़ में रही। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो याद रखिएगा। देखिए स्टेटमेंट ऐसे बनाई जाती है कि आप लोगों को लगे कि हाँ बिल्कुल सही है कि यूएस से ही तो करेगा ये सारे काम, वही तो पापा बन के घूमते हैं सब जगह पर। लेकिन यूएस से नहीं है यहाँ पर, ये है तुर्की। याद रखिएगा तुर्की है उस पर्टिकुलर रीजन में। जब आप लोग जाओगे तो तुर्की का अस्तित्व देखने को मिलेगा यहाँ पर। तुर्की ब्लैक सी में एंट्री करने के लिए तुर्की के थ्रू आप लोगों को होकर गुजरना पड़ेगा। आप लोग एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पर तुर्की बोलते हैं। वैसे इसका नाम चेंज कर लिया इसने। तो ये पर्टिकुलर रीजन से होता हुआ यहाँ पर ये जाता है। तो तुर्की है ना कि यूएसए है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये एक कॉरिडोर मांग रहे थे ताकि लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके। तो इसमें तुर्की के साथ में रसिया, यूक्रेन और यूएन ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। हालांकि बीच बीच में इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाए गए क्योंकि तुर्की रसिया ये बोला था कि यहाँ पर हथियार लाए जाएंगे इन जहाज में रखकर। तो इसलिए यूएन आया बीच में, तो यहाँ पर तब चीज़ें स्टार्ट हुई। तो यूएसए यहाँ पर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, नीचे वाली ऊपर वाली गलत है। यहाँ पर तुर्की होता है यूएसए की जगह, तो तब सही हो जाता आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। क्यों? क्योंकि करेक्ट पूछा गया था यार। लो कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी आया क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेंबर को अपॉइंट किया गया था एज ए लो कमीशन के तौर पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर पूछ लिया गया आप लोगों से, तो आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है, तो डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। लो कमीशन ऑफ इंडिया बोला गया कि एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओरिजिनली इसको बनाया गया था 1955 में, ये बोला गया स्टेटमेंट। और ये 3 ईयर का एक आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से जो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एवरी 3 ईयर ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपेंडेंसी। लास्ट लो कमीशन जो थे वो जस्टिस BS चौहान थे, उनके द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट, ठीक है, वर्किंग पेपर जो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी इनके द्वारा काम किया जाता है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ऑल 3 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। आप लोगों के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आप लोगों को बतानी है, A, B, C या फिर D। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पर B यानी कि 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले तो ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि उनको इसको कब बनाना है, ये याद रखेगा। दूसरा, फर्स्ट जो ये बनाया गया था ये आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था। चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उस चार्टर एक्ट के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन और लॉर्ड मैकाले के द्वारा उसको चेयर किया गया था। यहाँ पर जो 1955 में यहाँ पर ये बना था इंडिपेंडेंट के बाद में, आज़ादी के बाद में ये बना था 1955 में। तो ओरिजिनली कब बना था? ओरिजिनली बना था कब? ये याद रखिएगा 1834 के टाइम पर फर्स्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था और लॉर्ड मैकाले था यहाँ पर इसका चेयरपर्सन। तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं डायरेक्ट, तो कन्फ्यूजन आना नहीं है। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके अंदर में ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसके अंदर आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है। इसके अंदर कई सारे मेंबर रहते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, ये हेड करते हैं कमीशन को। तो इसके अंदर आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो फुल टाइम चेयरपर्सन कमीशन जो रहेगा और 4 फुल टाइम मेंबर रहेंगे इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। तो ये कुछ इसके मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको बनाती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है। क्या क्या कानून कैसे कैसे काम कर रहे हैं उनका एनालिसिस करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पर भी हो गया। रिसेंटली अभी किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उनका नाम आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल जियो साइंस अवार्ड के बारे में। बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ये एनुअली अगर बात करें, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है अवार्ड। और इसका जो इनिशिएटिव है वो एनकरेज करता है जियो साइंटिस्ट को यहाँ पर, जो कि भूवैज्ञानिक होते हैं उनको, ताकि वो एक्सीलेंस को अचीव करें। इसी के साथ में एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसके पास के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया इन द फील्ड, तो उसके तहत यहाँ पर उसको ये पर्टिकुलर इसके तहत यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी अप्लाई होती है। ये बोला गया है नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड के लिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इंसान सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से?
जब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, मैंने बोला कि अक्सर जब मिनिस्ट्री आएगी वहाँ पर, तो अर्थ साइंस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा यार सही तो बात कर रहा है, पृथ्वी के बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से गलत करा के चला जाएगा 1 मिनट के अंदर में, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि अर्थ साइंस के अंदर में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। एनुअली दिया था, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। मैंने बोला ना कि हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर बात की जाए इनकरेक्ट के बारे में, खासकर मिनिस्ट्री दे रखी हो उसके बारे में, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ईपीएफओ। तो ईपीएफओ क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोला जाता है इसको हिंदी में। और इसके बारे में स्टेटमेंट दी जाती है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहती है जब भी हम लोग लेबर के बारे में बात करते हैं अपने देश के अंदर में, खासकर उनसे रिलेटेड यहाँ पर कई सारी स्कीम्स इसके द्वारा चलाई जाती है। बोला गया कि ईपीएफओ जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक असंवैधानिक बॉडी है। पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया कि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है। वैसे अगर जैसे मैंने जितनी बातें आप लोगों को बताई है उसके बेस पर अगर चेक करोगे तो आप लोग आंसर दे दोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आंसर आधा बता चुका हूँ आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबो। आप लोग हिसाब से बताइए क्या आंसर है। आंसर है यहाँ पर इसका क्या वो है, यहाँ पर बताइए। ए आंसर सही है। कैसे, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में आएगा, ना कि सोशल जस्टिस, जो कि मैंने बताया ना लेबर के लिए लॉज बनाती है। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर सेव करती है जो भी फंड, रिटायरमेंट फंड होते हैं उनके बारे में बात करती है। और इसको लॉन्च किया गया था 1951 में। और ये आप लोगों के लिए अलग से फॉर्म निकाले जाते हैं, वो इसी के थ्रू आप लोग आते हैं जो कि आप लोग एग्जाम देते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आंसर इसका ए हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, और ये एक ऐसी बेसिकली क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। क्यों, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज़ में भी था, तो इसलिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज़ में होता है एक हल्का सा तो ओवरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इमीडिएटली आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है इन स्पेस के बारे में, अगर फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप लोग बोलोगे यार ये है क्या, तो इंडियन जो नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर आप लोग इसको बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको इन स्पेस बोलते हैं हम लोग। बोला गया कि इस्टेब्लिश किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था 2020 में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप लोग अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो सिंगल विंडो, ये एक ऐसी एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के बारे में, जो कि प्रमोट करती है, एनकरेज करती है, रेगुलेट करती है अगर कोई भी गवर्नमेंट की एंटिटी यहाँ पर आती है, यानी कि जैसे किसी को अपना प्रोग्राम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए काम करती है। ये फैसिलिटेट करती है इसरो को कि प्राइवेट एंटिटी भी यहाँ पर बेसिकली इसमें आ सके, उसके लिए भी। अब यहाँ पर कॉमन सेंस है, अगर मैं ध्यान से बोलूँ आप लोग को, ये क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, अभी बताता हूँ। पहले आंसर आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखो, फिर मजा आएगा। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ऑल 3, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में आता है। अभी आप लोग ये स्टेटमेंट तो नहीं पता यार पहली स्टेटमेंट सही होगी या फिर गलत होगी, क्योंकि डेट दे रखी है, कई बार याद नहीं रहती यार, एग्जाम में भूल जाते हैं। मानेंगे ये बात? जी हाँ बिल्कुल मानेंगे, डेट आप लोग भूल जाते हैं कई बार। पर लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, डेट तो आप लोग भूल जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर देखो बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर काम करेगी, ये स्पेस गवर्नमेंट एंटिटी के लिए काम करेगी, इस स्टेटमेंट में तो ये बोला गया। दूसरी बोला गया कि इसरो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट एंटिटी को। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है यहाँ पर। ये ऐसे आप लोगों के साथ में यूपीएससी खेलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए है, ना कि गवर्नमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। तो ऐसे भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से याद रखिएगा। इसके अंदर में पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आप लोगों के जो पर्सन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ताकि चीज़ों को हैंडल किया जा सके सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर को कैसे एनकरेज करना है हमारी कंट्री में। जैसे स्पेस एक्स यूएसए में नासा के साथ मिलकर शानदार तरीके से काम करता है, तो क्या हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो उसको एनकरेज करने का भी ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं। दोस्तों जीएसटी जिसको आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इतना न्यूज़ में रहता है कि शायद ही कोई इतना न्यूज़ में रहता होगा। इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 122वां अमेंडमेंट बिल लाकर,
दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस मिला, यानी कि इसको संवैधानिक जो इसको अधिकार मिला, 101वां अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 246 ए ये मेंशन किया जाता है स्टेट की पावर को कि वो भी टैक्स लगा सकते हैं। और आर्टिकल 279 ए मेंशन करता है कि जीएसटी काउंसिल यहाँ पर होनी चाहिए। अपने ही आप में बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर करके चला जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो जो भी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक आप लोग बताइए, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर ओनली 3 या फिर ऑल अबोव सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। एक बार कर लिया अटेम्प्ट, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताता हूँ कि आंसर इसका क्या होगा। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर ये संविधान में संशोधन किया गया था तो बिल लाया गया था, तो ये बिल हाँ बिल्कुल सही बात है, 122वां बिल लेकर आया गया था, पर लेकिन वो पास नहीं हुआ। बेसिकली 122वां बिल जो लेकर आ गया, इससे पहले बिल आए गए थे वो पास नहीं हुआ, पर 122वां लेकर आया गया वो पास हुआ। और फिर यहाँ पर 101वां संविधान में संशोधन किया गया, 2014 में लाया गया था ये। और यहाँ पर जो बात चली फिर आगे 2016 में इसको पास करके कानून बना दिया गया जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आर्टिकल 246, ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 246 ए बोला गया है। 246 ए जो है ये स्टेट की पावर के बारे में बात करता है, पर लेकिन ये गलत है, ये आर्टिकल 246 है ना कि 264, ठीक है। तो यहाँ पर 264 लिखा हुआ है, यहाँ पर 246 की बात की जाती है जो सही आर्टिकल है, यानी कि 246 ए उसमें पावर दी गई स्टेट को टैक्स लगाने की। जीएसटी काउंसिल जो बनाई जाती है वो आर्टिकल 279 ए के तहत आती है। ये वनडे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन चुका है। 3 टैक्स होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये बेसिक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐसा कुछ किया गया, फिर बोला जाता है कि 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किसके लिए लाया गया था। ये सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सारी बातें आप लोगों के सामने डिटेल में लिखी हुई है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, यानी कि आप लोगों के सामने 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है यहाँ पर मिलता जुलता, और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ से तो ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन चुका है। बात की जा रही है जीएसटी काउंसिल के बारे में, वही काउंसिल जिसका आर्टिकल मैंने बताया क्या था 279 ए, जिसकी वजह से उसको ऐड किया गया संविधान के अंदर में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑलवेज चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल के। स्टेटमेंट नंबर 1, ईच डिसीजन मस्ट बी अप्रूव 3/4 मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी कि 3/4 मेंबर यहाँ पर होने चाहिए अगर उसका अप्रूवल चाहिए जीएसटी काउंसिल का। 50% कोरम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अगर काम करना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए, बी, सी, एफ और डी। याद रखिएगा सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और बड़े ही डिटेल में ये मैंने कई बार आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है कि जीएसटी काउंसिल को चेयर करने वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। कोरम रहता है कि मिनिमम 50% मेंबर आएंगे ही आएंगे जब काम किया जाएगा, और 3/4 मेंबर जो है यहाँ पर उसके बारे में याद रखिएगा। ये बात की जाती है किसके बारे में, ये बात की जाती है जब अप्रूव करना हो किसी चीज़ को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों के लिए डी हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए टॉपिक के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में आ गई है। अब कुछ आंसर राइटिंग में भी आए तो इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अलग से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि स्टेट के पास में पावर है यहाँ पर किस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत यहाँ पर टैक्स लगाने की, तो 246A, 246B, 279A, 279B। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर अभी आप लोगों को बताया, आंसर इसका ए हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं आर्टिकल को लेकर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी भी राज्य से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप लोगों को बताऊंगा भी कौन कौन से राज्य से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, करेक्टली मैच करना है। वाटर कंजर्वेशन का जो इनिशिएटिव है, यानी कि जो पानी होता है उसको कैसे सेव करना है, उसके बारे में कई सारे राज्यों के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव चलाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र का है, मिशन काकतिया आंध्र प्रदेश का है, जल ही जीवन हरियाणा का है, कुड़ी मारमथु योजना तमिलनाडु की है। करेक्ट पेयर बताना है कौन सा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से आप लोग को ये बताना है। कर लिया अटेम्प्ट, आंसर है यहाँ पर सी, क्योंकि मिशन काकतिया आंध्र प्रदेश का नहीं, यहाँ पर ये तेलंगाना का है। बाकी सारे आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग इनको भूलो ना। मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन जो अभियान है वो राजस्थान का है। जल शिविर जो है, ये जलयुक्त शिविर जो है वो महाराष्ट्र का है। सुजलम सुफलम अभियान गुजरात का है। मिशन काकतिया तेलंगाना का है। नीरू चीरू आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नीरू चीरू आंध्र प्रदेश का है।
इसी के साथ में जल जीवन हरियाली बिहार का है, जल ही जीवन ये हरियाणा का है, और ये अभी जो आप लोगों को बताया यहाँ पर ये आप लोगों को तमिलनाडु का है। तो सारे के सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो कुड़ी मार मथु योजना के बारे में पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है अलग से, तो बोलना ये वाटर कंजर्वेशन की स्कीम है तमिलनाडु के अंदर से, ओके। और यहाँ पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई इनिशिएटिव चलाए हैं? आप लोगों को पता है सेंट्रल इनिशिएटिव जो अटल भूजल योजना हो गया, इसी के साथ में अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल गंगा रिवर जो बेसिन ऑथोरिटी है यहाँ पर, ग्रीन रिवोल्यूशन, इनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी देश के अंदर में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि पानी जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिस पर रस्साकसी भी रहती है। तो ये आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका सी हो गया, ओके। एक टर्म जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा ये था ग्रीन वॉशिंग के बारे में। ये ग्रीन वॉशिंग क्या होती है इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? बोला गया कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द ट्रू इंप्रेशन और लीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ कंपनी प्रोडक्ट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है वो कितने इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वातावरण के अनुकूल है, उसके बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। ये इन्वॉल्व होती है अनसस्टेनेबल क्लेम लेने में, जिससे कि कंज्यूमर बिलीव कर सके कि प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये बातें यहाँ पर बोली गई है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबोव। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में टॉपिक आप लोग का जो वीडियो रेगुलर आती है उसमें कवर किया था मैंने आप लोग का। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक बार और बता देता हूँ। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? वॉशिंग का मतलब ही समझ सकते हैं चीज़ों को धोना, और ग्रीन यानी कि ग्रीन के नाम पर प्रोडक्ट को बेचना। यानी कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ गए और उसके ऊपर ग्रीन टैग लगा दिया कि हाँ भाई साहब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आप लोग इसको खरीद लो। इन रियलिटी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ही नहीं है, बस उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। इसकी वजह से कस्टमर को मिसलीड किया जा रहा है और वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ग्रीन का टैग लगाकर। इन रियलिटी वो ग्रीन है ही नहीं, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो फेथ है एक तरीके से, जो उनका बिलीफ है, उसके साथ में धोखाधड़ी की जा रही है कंपनी के द्वारा। इसी को लेकर अभी यहाँ पर मार्केट में इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी और इसी के चलते यहाँ पर इनके ऊपर तकड़े कदम लेने की बात भी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी कि जो आप लोगों का प्रोडक्ट है वही बताइए, लोगों का माइंड वॉश नहीं करना है। तो ट्रू नहीं फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। ये होता है ग्रीन वॉशिंग। आंसर क्या है? करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट क्या है यहाँ पर? करेक्ट है बी, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ओके। ग्रीन बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के बॉन्ड लाए जाते हैं, एक तरह टोकन बोल सकते हैं, जिसको लेकर आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे गोल्ड से रिलेटेड बॉन्ड लाए गए कि गोल्ड के बॉन्ड खरीद लो और गोल्ड मत खरीदो, ताकि बाहर से हम लोग खरीदना ना पड़े। तो ये अलग अलग तरीके से जो बॉन्ड निकाले जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ग्रीन फील्ड में जो बॉन्ड है उसके बारे में बात की जा रही है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर स्पेशली, जो कि यहाँ पर मनी इकट्ठा की जाती है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाएं, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के तहत। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, जो भी पैसा यहाँ पर आएगा वो सारा का सारा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों में लगाया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड जो है वो मे कम विद अ टैक्स इंसेंटिव, यानी कि छूट मिल सकता है ताकि गवर्नमेंट उसको अट्रैक्टिव बनाती है, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सको। देखा नहीं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ी आ रही हैं उनको आप लोगों के लिए और ओपन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आप लोग उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। तो गवर्नमेंट भी खुद चाहती है। फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किया गया था 2007 में यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके द्वारा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर बताइए। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया ऑल थ्री, डी में बोला गया नन ऑफ द अबो। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या होगा? ठीक है। तो ग्रीन के नाम पर ग्रीन पत्ती ना खिला दे, प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। घपलाबाजी बहुत देखने को मिलती है कई बार। तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल। 2007 में यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके द्वारा यहाँ पर इसको निकाला गया, और फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें ये काफ़ी लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। इन द एंड ऑफ 2020 बोला गया था कि 24 नेशनल जो गवर्नमेंट है वो इशू कर चुकी है ग्रीन बॉन्ड अलग अलग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए, कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ग्रीन बॉन्ड है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ग्रीन इसलिए बोला गया क्योंकि जो भी पैसा वहां पर आएगा वो सारा का सारा पैसा जो है वो यूज किया जाएगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों में। तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। ये नहीं है करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछता तो डी हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में पता नहीं क्यों मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और स्कीम का नाम क्या है? वो है स्वामित्व, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला गया कि इट वाज लॉन्च 24 अप्रैल 2020 में। ये इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर यहाँ पर होगा, ये आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है यहाँ पर बताइए? आंसर है यहाँ पर बी, क्योंकि स्वामित्व स्कीम जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फ़र्क क्या होता है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर की बात की जा रही है, स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, पर लेकिन स्कीम जो है वो स्टेट के ऊपर द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। इंप्लीमेंटेशन में स्टेट भी रहेगा पर पैसा नहीं देगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों की दोनों करेक्ट है। 24 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो डे कौन सा है ये आप लोग बताइए। ओके, आप लोगों ने पासमीना जो एक तरीके से वुलन के बारे में सुना होगा, जो कि ऊन होती है और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे भी बेचे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम में भी बन सकता है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट के साथ में क्वेश्चन तैयार किया गया है। कन्फ्यूजन में आप लोगों को डाल देगा अगर एग्जैक्टली आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। बोला गया कि जो वर्ड पासमीना है यहाँ पर ये आता है निकलकर पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है यहाँ पर जिसका मतलब है यहाँ पर पासिम, ठीक है, मतलब सॉफ्ट गोल्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पसम सॉफ्ट गोल्ड। ये आता है एनिमल फाइबर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कश्मीर के अंदर देखने को मिलतेगा, और ड्राइव होता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर जिसका नाम है चंथांगी सीप से इसको निकाल कर लाया जाता है, ठीक है। ये इंडिजिनस है, हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट है, पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर घुमा हुआ है। ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी, एफ, डी। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या है यहाँ पर, वो है यहाँ पर इसका बी। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सीप नहीं होगी, ये गोट होगी, यानी कि बकरी होगी, ठीक है। तो GOAT, गोट माने बकरी, पढ़ा है ना बचपन में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोग बोलोगे गोट और सीप में क्या डिफरेंस होता है? देखिए नहीं, बकरियां और भेड़ दोनों में डिफरेंस आप लोगों को नजर आता है ना, देखिए आप लोगों ने, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही जो बेसिकली फैमिली के पार्ट है, अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा बकरी की बात की जा रही है, ना कि सीप की। आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया यहाँ पर। इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन। ह्यूमन राइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? 15 सितंबर, 25 अक्टूबर, 5 नवंबर या 10 दिसंबर। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? आप लोगों को ये बताना है, क्योंकि एक ऐसा डे है जिसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर आंसर? इसका डी, यानी कि 10 जो आप लोगों को दिसंबर देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर डे है इसको ह्यूमन राइट डे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ह्यूमन राइट डे जो है यहाँ पर ये बात करते हैं इंसानों के अधिकारों के बारे में, और यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि अडेप्ट किए गए थे यहाँ पर यूएन के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में। तो उसके हिसाब से ये डे एब्जॉर्व किया जाता है कि लोगों को बेसिक अधिकार कम से कम मिलने चाहिए। यानी कि एक इंसान है, उसको एक इंसान के हिसाब से उसको जिंदा रहना है, तो उसकी रेस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, खाना पीना उसको ज़िंदगी में बेसिक चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। किसी देश से भागकर अपनी जान बचाकर कहीं पर आ गया तो उसको एक्सेप्ट करो, ना कि उसको मार पीट कर वहाँ से भगा दो। तो ऐसी बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार इसके बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी वाला एरिया है वो न्यूज़ में रहता है, और 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी न्यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों लाए गए थे। तो पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाए गए थे। 73rd पंचायत के लिए और 74 म्यूनसिपैलिटी के लिए। बोला गया कि इंसर्ट करता है पार्ट 9A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कि डील करता है म्यूनसिपैलिटी और नगर पालिका के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243Z तक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि 11th शेड्यूल जिसके अंदर 18th आप लोगों को यहाँ पर मैटर देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है, जो कि म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करके आंसर दे लो, फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। आंसर होगा इसका यहाँ पर ए, यानी कि ओनली आप लोग को एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिलेगी, और वो है यहाँ पर ये। क्यों? क्योंकि 12th शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें
18th यहाँ पर मैटर आप लोगों को नजर आएंगे। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, जहाँ से चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं। आखिर क्यों लाई गई ये चीज़ें? क्योंकि संविधान के अंदर में जब पार्ट 4 में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर DPSP हैं, जिनको आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। उसमें एक आर्टिकल है 40 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के तहत आता है और बोलता है कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो वहाँ से पंचायत निकाल कर हमारे देश में लेकर आई गई और वहीं से म्यूनसिपैलिटी भी निकल कर आई। तो 12th शेड्यूल में ये 18th जो आइटम है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किसके अंदर में? म्यूनसिपैलिटी के अंदर में। 11th में फिर क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो पंचायती राज सिस्टम है 11th में, और उसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं याद रखिएगा, उसके अंदर 29 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर कितने हैं? 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट हैं। तो वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये है 74th। और पार्ट में पूछे कहाँ पर रखे हैं, तो पार्ट में रखा हुआ है वो 9 में, 9 पार्ट में है। और यहाँ पर 9 का ए है जो इसके लिए है, म्यूनसिपैलिटी के लिए। पर लेकिन शेड्यूल में अलग अलग है, दोनों पार्ट में एक में ही है, शेड्यूल में अलग अलग है। कन्फ्यूजन में डालने के लिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पे खेल जाता है एग्जामिनर। पर लेकिन अगर आप लोग बोलो कि हम तो SLB मेंबर हैं, हमसे क्या टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे। आंसर यहाँ पर ए हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बात कर रहा है डिफोरेस्टेशन के बारे में। इसका मतलब होता है वृक्ष को काटना, वन की कटाई करना। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। डिक्रीज करता है वाइल्ड फायर, यानी कि जंगलों में आग कम होती है, फॉरेस्ट कवर अगर कम होता है तो। इंक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पर, और एक तरीके से क्योंकि लेस एब्जॉर्ब किया जाएगा। फ्लड जो होती है वो इंक्रीज होता है और डिसरप्ट होती है वाटर साइकिल। आप लोग के हिसाब से क्या होगा अगर कॉमन सेंस यूज करके पूछे इसका आंसर क्या होगा? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है इसका? A B C F D। सही आंसर है इसका बी, यानी कि आप लोग को ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर फॉरेस्ट कम होते हैं उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आग नहीं लगेगी, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है, उसकी वजह से और ज़्यादा आग फैलती है। तो डिक्रीज नहीं करता है, इसको भी ये इंक्रीज ही करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बात की तो सारी सीधी हैं। फ्लड वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी, वाटर साइकिल भी डिसरप्ट हो जाती है, पानी काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है जब यहाँ पर चीज़ें पेड़ पौधे रहते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिफोरेस्टेशन के क्या क्या नुकसान है, तो सूखा हो जाता है, वाटर साइकिल टूट जाती है, फ्लड आने लगता है, यहाँ पर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी कम होती है, फॉरेस्ट कटते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। कौन कौन से इनिशिएटिव है डिफोरेस्टेशन को रोका जा सके? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पॉइंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। नेशनल कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का। नेशनल एफोरेस्टेशन एक्ट है, यानी कि वृक्षारोपण लगाना है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पर डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, और फॉरेस्ट राइट है यहाँ पर 2006 का। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी या फिर डी आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा ये बताइए। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर डिफोरेस्टेशन की वजह से। और यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट डिवेलर हैं उनके लिए भी यहाँ पर कानून है। ये सारे डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए है ताकि जंगलों को न काटा जा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत काम कर रखा है, हम ही लोग नहीं सुधर रहे, ये अलग बात है। डिफेंस एक्सरसाइज के नाम है आप लोगों के सामने, इनको मैच करना है करेक्टली। वरुणा जो है वो नेवल एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट 21 ये आर्मी एक्सरसाइज है, शक्ति एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। यहाँ पर सही आंसर क्या है? ओनली 1 पेयर, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से यहाँ पर बात की जाए? ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफेंस में आप लोगों से कोई क्वेश्चन भी बने तो वहाँ पर भी इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो आंसर क्या है? आंसर है ए, यानी कि एक स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट नाइट जो है यहाँ पर ये किसकी है? ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, और यहाँ पर ये शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी, गरुड़ा आप लोगों को देखने को मिली एक्सरसाइज यहाँ पर, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में आप लोगों को नजर आती है। तो उसके चलते ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई थी उस टाइम पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका डी हो, आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं है। कई बार इंडेक्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बोलेगा कि कौन इसको बनाता है, तो अभी बात करूंगा इसके बारे में भी। पर ये बोला गया कि ये इसके अंदर जब इंडेक्स आता है तो किस तरीके से इसका स्कोर निकल कर आता है,
बोला गया कि नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट, देश के अंदर आतंकवाद की घटनाएं कितनी हो रही हैं, आतंकवाद के कारण कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी लोगों की जान जा रही है, आतंकवाद की वजह से यहाँ पर कितने लोगों को इंजरी यानी कि चोट लग रही है, और इकोनॉमिक लॉस क्या देखने को मिल रहा है इसकी वजह से, इसके बेस पर चेक किया जाता है। सही आंसर क्या है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होगा ये बताइए। तब तक मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। GTI, जिसको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बोलते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये यहाँ पर इसको प्रिपेयर करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस यहाँ पर इसको प्रिपेयर करता है। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है इसमें लगभग 163 के करीब यहाँ पर कंट्री जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके तहत यहाँ पर ये जब सामने निकल कर आता है तो इसके बारे में बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, जो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई हैं, इसके रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, जो कि आप लोगों को समझ में भी आनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। क्योंकि इंडिया हमेशा जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनसे आप लोगों को जूझता हुआ हमेशा नजर आएगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट, इसका वेटेज क्या होता है, जो नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट है इसको 1 नंबर दिया गया है, टोटल फैटिलिटीज, लोगों की जान जा रही है, इसको 3 नंबर दिए गए हैं, टोटल जो नंबर ऑफ इंजरीज हैं उसको यहाँ पर 0.5 दिए गए हैं, और सम ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज वो 0 और 3 डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी कैसी है उसके बेस पर यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर इसकी वजह से इम्पैक्टेड होता है, वो आप लोगों को पता ही है। आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर डी है। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूज आना नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। दोस्तों ये बड़ा ही डिफरेंट सा और एक यूनिक सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा मोजाम्बिक्यू तंजानिया के बारे में। बोला जा रहा है कि मोजाम्बिक्यू और तंजानिया दोनों अपना बॉर्डर टच करते हैं मालावी जो कि कंट्री है उसके साथ में। पहली स्टेटमेंट पढ़ ली, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ना वो भी ऐसी लगेगी। मोजाम्बिक्यू और तंजानिया जो है शेयर करते हैं बॉर्डर विद लेक मालावी, यानी कि एक तो कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करते हैं दोनों, और दूसरा जो यहाँ पर लेक है उसके साथ में बॉर्डर टच करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1, नन ऑफ द अबव। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो सही आंसर आप लोग इनकरेक्ट आंसर बताना है। तो क्या है? नन ऑफ द अबव, यानी कि दोनों के दोनों जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं। जैसे कि ये तंजानिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया आप लोगों को देखने को मिलेगा मालावी, और ये हो गया मोजाम्बिकी। तो मालावी के साथ में तंजानिया भी टच कर रहा है और मोजाम्बिकी भी टच कर रहा है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। दूसरा ये लेक है यहाँ पर जिसका नाम है लेक मालावी, तो इसके साथ में ऊपर तंजानिया भी यहाँ पर टच कर रहा है, और नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा मोजाम्बिकी वाला जो एरिया वो भी यहाँ पर इसको टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए आंसर इसका डी हो गया। अगर करेक्ट पूछता तो आंसर इसका सी हो जाता, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आप लोगों को अफ्रीका का कुछ एरिया पता चल गया, कुछ लेक और कंट्री के बारे में, जो कि आप लोगों से कहीं ना कहीं काम जरूर आता हुआ नजर आएगा। बात की जा रही है एक रिवर के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली माछू रिवर। माछू नदी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, फिर रिवर जो भी बोले। इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। तो ये भी एक डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बन रहा है, जो कि आप लोगों से एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जो रिवर है, ये रिवर बोला गया है कि ये स्मॉल रिवर है जो कि मालदा हिल से आप लोगों को होती नजर आएगी 141 किलोमीटर, और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, जो बेटी, इसी के साथ में यहाँ पर आसुई, इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जबूरी, नेक्स्ट है यहाँ पर ये छोटी छोटी नदियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बेनिया, और नेक्स्ट है यहाँ पर ये है मछोरी। ठीक है, मछोरी। तो ये रिवर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये ट्रिब्यूटरी हैं, ये बोला गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया, क्योंकि ये जो रिवर है ये मालदा हिल है और ये रन ऑफ कच्छ में जाती है, ना कि ये खंबात में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया गल्फ ऑफ कच्छ और ये हो गया गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों के सामने डाउट नहीं होना चाहिए। और रिवर के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताओ, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी यहाँ पर ये रिवर, क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन बना? क्योंकि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली अभी यहाँ पर गुजरात के अंदर में एक पर्टिकुलर ब्रिज था जो कि कोलैप्स कर गया, जिसका नाम था मोरबी, और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई यहाँ पर, लगभग 135। ठीक है, इतने सारे लोगों की जान गई यहाँ पर, और भी कई सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। तो बहुत बड़ा हादसा था यहाँ पर ये,
समझ सकते हो आप लोग कितनी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो रिवर के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये दुर्घटना घटी थी यहाँ पर। ओके, समिट फॉर डेमोक्रेसी रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो बोला गया कि ये एक इनिशिएटिव है जो यूके के प्रेसिडेंट हैं उनका, जिसके द्वारा होस्ट किया गया था दिसंबर 2021 में। इसके द्वारा यहाँ पर साथ लाया गया कई सारी गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो डेमोक्रेसी के लिए जो भी एफर्ट है उसको शेयर कर सकें। समिट जो है वो ऑल्सो डेवलप की गई 2 प्लेटफॉर्म, एक तो रहा यहाँ पर फोकल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा यहाँ डेमोक्रेसी के बारे में फोकस करते हुए भी यहाँ पर बात की गई, जिसको यहाँ पर बेसिकली एक तो फोकल ग्रुप रहा, दूसरा बोला गया डेमोक्रेसी कोहोरेट, ठीक है। तो ये 2 फैसिलिटी मिली यहाँ पर, तो ताकि एक्शन वगैरह भी ले जा सकें जो डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन रखने के लिए। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर करेक्ट और पूछा गया बी। तो याद रखिएगा ये यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो बाइडेन साहब के द्वारा, ना कि यूके के जो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और वैसे भी यूके में नॉर्मली सारे डिसीजन जो रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, ना कि प्रेसिडेंट के। तो जब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस वैसे भी यूज़ करोगे तो वैसे भी आप लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, और बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया सिचुएटेड है ट्राई जंक्शन, जिसमें यहाँ पर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, ये 14 इंडियन टाइगर रिजर्व जो कि अवार्ड किए गए हैं कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड के तहत स्टेटस इनको मिला हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी घास देखने को मिलेगी जिनको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर इसके बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के उस पर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, इसको जबरदस्ती ठूसा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और भी कई सारे टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु के अंदर में, पर लेकिन जो लंबी लंबी घास होती हैं इनको एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। ओके, 1 हॉर्न राइनोज का नाम आप लोगों ने सुना है, जिनको एक सींग का गैंडा बोलते हैं, पर लेकिन इसमें भी आप लोगों को अलग अलग प्रकार की जातें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2 हॉर्न राइनोज, यानी कि 2 सींग का गैंडा। बोला गया कि सुमित्रन राइनोज है, जावियन राइनोज है, ब्लैक राइनोज है और व्हाइट राइनोज है। तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। पिक्चर के थ्रू आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज, ये इंडिया के अंदर पाया जाता है, एक सींग का गैंडा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 सींग है, सुमित्रन राइनोज हो गया। व्हाइट राइनोज के भी 2 सींग है, और यहाँ पर भी ढंग से दिख नहीं रहा है पर इसके भी 2 सींग है, एक पीछे हल्का सा दिख रहा होगा आप लोगों को ब्लैक राइनोज। तो सुमित्रन व्हाइट और ब्लैक, तो यहाँ पर ये इनके आप लोगों को 2-2 सींग देखने को मिलेंगे। जावा के अंदर जो पाया जाता है राइनोज, उसके भी एक सींग आप लोगों को नजर आएगा। इनका IUCN स्टेटस क्या है वो यहाँ पर दे रखा है एक छोटी सी स्लाइड के अंदर में, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे और इनके ऊपर क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूजन में न आए, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है 1 3 एंड 4। जावा का एक है और इंडिया का भी एक सींग है, तो यहाँ पर देखेगा तो आंसर सी हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आप लोगों को इनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज जो कि इंडिया के अंदर पाया जाता है, बोला वनरेबल कैटेगरी में। दूसरा बोला कि जावियन राइनोज इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ब्लैक राइनोज नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आता है, और व्हाइट राइनोज क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर? तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर यहाँ पर इसका क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसीलिए कह रहा था इसको ध्यान से देखना। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आएगा? आंसर नजर आएगा यहाँ पर ए। तो 1 पेयर करेक्टली मैच है। यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर 1 हॉर्न राइनोज की बात की जाए तो वनरेबल है इंडिया वाले का स्टेटस, ठीक है। इंडिया वाले का स्टेटस जो है वो वनरेबल है। बाकी अगर बात करें जो जावा है, जावा वाले का जो स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिख दिया। तो इस तरीके से सारे मैच आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसी स्लाइड जो होती है ना, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इमीडिएटली आप लोग कई बार पूछ ले जाते हैं और फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन गया ये, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था एशियन राइनोज को लेकर 2019 में और कोलैबोरेट किया गया था कौन कौन सी कंट्री के द्वारा? भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर मलेशिया। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही होगा ये आप लोगों को बताना है। सी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया है। आप लोगों को यहाँ पर म्यांमार नहीं देखने को मिलेगा। भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया और म्यांमार आप लोगों को यहाँ पर नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो म्यांमार अगर नहीं है तो तीसरी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, मतलब तीसरी जो स्टेटमेंट है वो जिसमें नहीं होगी वो आंसर है, और आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया, सी आंसर है करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च किया गया किस ईयर में? 2016, 2017, 2018 या फिर 2019? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो सही आंसर बताना चाहिए। तो पूरा बता देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सही आंसर वैसे आप लोगों को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, 2018। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया। ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा ओन बैंक है। इंडियन पोस्टल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्ट सर्विस जो है वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए उनको बैंक में कन्वर्ट कर दिया ताकि लोकल एरिया में भी बैंकिंग सिस्टम को हम लोग पहुंचा सके। तो काफ़ी बड़ा ये एक तरीके से फ़ायदा था। ये जो बैंक है ये लो इनकम हाउस होल्ड, सोशल बेनिफिशरी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या एमएसएमई, पंचायत, रूरल, उनको सबको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर सी देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो बैंक पढ़ाया इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ पर, निवेशक दीदी इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि निवेशक दीदी इनिशिएटिव जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो बोला जा रहा है कि आइडियोलॉजी ऑफ द वो, जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा आइडियोलॉजी ऑफ द वुमेन फॉर द वुमेन के बेस पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर लॉन्च किया गया था जो इंडियन जो पेमेंट बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके साथ में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। करेक्ट आंसर बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबोव। तो ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्ट आप लोग बताइए। सही आंसर है यहाँ पर ए कि बेस ऑन वुमेन फॉर वुमेन की बात की जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नहीं है। देखिए वैसे तो वुमेन फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की बात की जा रही है, क्योंकि बिजनेस की बात की जा रही है। निवेशक दीदी यानी कि निवेश आप लोग करेंगे उसमें आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली दीदी की बात की जा रही है। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, बायोलॉजिकल वेपन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कई लोगों ने कोविड-19 जो वायरस है उसको भी बायोलॉजिकल वेपन बोला चाइना का। हालांकि चाइना उससे ज़्यादा इंपैक्टेड हुआ, आप लोगों को देखने को मिलता है वहाँ पर कई बार बार लॉकडाउन लगी, जिसकी वजह से जनता सड़कों पर भी उतरी। बायोलॉजिकल वेपन जो है फॉर्मली इसको द कन्वेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड, कोई भी इसको इकट्ठा नहीं करेगा बायोलॉजिकल जो यहाँ पर ये कोई भी ऐसा बैक्टीरिया को, टॉक्सिक वेपन या फिर उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। एम क्या था कि प्रोहिबिट किया जाएगा, कुछ भी ऐसा कोई नहीं करेगा, ना इकट्ठा ना किसी को देगा फलान ढिमकाना, और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। 1 2 2 3 3 4 और ऑल ऑफ द अबोव। तो ऐसी ऐसी बातें हैं सारी, कोई गलत लगी नहीं रही है, सारी की सारी सही बातें हैं। आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। 1975 जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी उस टाइम पर यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, पिक्चर में आया 75 से लेकर 77 तक कन्वेंशन जो है वो नेगोशिएट किया गया यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो ये है, और 183 के करीब सिग्नेटरी है, यूएसए, रसिया, यूक्रेन, इंडिया ने साइन किया है, और इंडिया के द्वारा यहाँ पर रेटिफिकेशन भी इसका किया गया है। इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट में इसको पास भी करा लिया गया है। ठीक है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर सकें। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से जनेवा प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा सकता है। 1925 का, जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है, इसलिए ये एक ऐसी कंट्री है जो कि न्यूट्रल कंट्री है और क्वेश्चन ही बनते हैं। बोला गया जनेवा प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था यहाँ पर जनेवा अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बोला गया कि ये एंटर किया था फोर्स में 1928 में, और यहाँ पर ये एक तरीके से इंडिया नाइदर साइंड और नोट रेटिफाइड दिस प्रोटोकॉल। आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। आप लोग के हिसाब से आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया यहाँ पर, ओनली वन आप लोगों को सही देखने को मिलेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि जनेवा प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था, कंफर्म किया गया था जनेवा अंडर लीग ऑफ नेशन, ना कि यूनाइटेड नेशन। ठीक है, पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है यहाँ पर इसको, तो दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों को ये भी गलत देखने को मिलेगी। तो पहली स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कैसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन को रोकना है उसके ऊपर यहाँ से काम किया जाता है, और उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये सारी चीज़ें। आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए। ओके, फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप चलता है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोला जा रहा है कि इम्पावर जो लर्नर बॉयज़ एंड गर्ल्स उनको इम्पावर किया जाए, कोच और एजुकेटर जो है उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके इसमें ताकि ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके, और स्ट्रेंथन किया जा सके स्टेट जो स्कूल के पार्टिसिपेशन को और गवर्नमेंट को साथ में, ताकि और अच्छे से फुटबॉल के फील्ड में हम लोग आगे निकल कर आएँ। फुटबॉल में सबसे महान जो प्लेयर हैं आप लोगों ने रोनाल्डो का और मेसी का नाम सुना होगा, पर अपने देश के किसी महान प्लेयर का नाम आप लोग बता सकते हैं? अगर आप लोग बता पाएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग जो है चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो हम लोग बहुत सारे प्लेयर बता देंगे, पर लेकिन यहाँ पर हम लोग चूक जाते हैं। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है यहाँ पर डी, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। फुटबॉल फॉर इनिशिएटिव जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था, ताकि यहाँ पर वे ऑफ लाइफ एज ए वेल एज क्रिएटिंग ए वेल जो राउंडेड जो सिटीजन है उनको, और 25 मिलियन जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको इसके साथ में इंटीग्रेट चलने की बात की जा रही है। और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर। इस तरीके जो इनिशिएटिव में स्किल डेवलपमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, स्पोर्ट में हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक तरीके से बोल सकते हैं। आंसर यहां पर इसका डी हो गया। ओके, इंडिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया एडमिनिस्टर करती है रनिंग ऑफ इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम एंड ऑल्सो कंट्रोल द आई लीग। दूसरा बोला गया AIFF फाउंड की गई थी बिफोर इंडिपेंडेंट। तीसरा बोला गया कि ये वन ऑफ द फाउंडिंग जो मेंबर है एशियन फुटबॉल जो यहाँ पर कॉन्फेडरेशन इन 1954। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2 या फिर ऑल 3? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है एक पर्टिकुलर फेडरेशन है जो कि यहाँ पर काम करती है। 1937 में इसको बनाया गया था आज़ादी से पहले, और गेन किया फीफा एफिलिएशन इसको 1948 में। ठीक है, इसके बाद में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में आप लोगों को एफिलिएशन यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा, लेकिन बना दी गई थी आज़ादी से पहले ही। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को। ठीक है, और इंडिया जो है वो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर भी आप लोगों को नजर आएगा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का 1954 में, क्योंकि हम लोग आज़ाद 1947 में ही हो चुके थे। तो ऐसे क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया, सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। फीफा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फीफा जो वर्ल्ड कप चलता है फुटबॉल का, तो फेडरेशन इंटरनेशनलाइज्ड डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो ये शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। तो फीफा हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल वर्ल्ड कप का, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और वन ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव है इसका, ताकि स्प्रेड किया जा सके फुटबॉल इंटरनेशनली और प्रमोट की जा सके इंटीग्रेटिव फेयर प्ले हो, कोई भी उसके अंदर गलत चीज़ें देखने को न मिले, ये बातें की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2, 2 3, 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या है सही आंसर आप लोग ये बताइए। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी, यानी कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और वो क्या है? हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में देखने को मिलेगा, और ज्यूरिक कहाँ पर है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ये फुटबॉल जो है 1904 में यहाँ पर फाउंड की गई थी यहाँ पर ये बॉडी, और कैसे फुटबॉल को दुनिया भर में फैलाना है उसके ऊपर ये काम करते हैं पूरा, कि शानदार तरीके से फुटबॉल जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले और लोग जो है इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ये पूरा पर्पज़ आप लोगों को यहाँ पर इनका देखने को मिलता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये बात है। तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और खासकर जब कोई इवेंट चल रहा हो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए टॉपिक हो जाता है। ओके, कई बार समाज में आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक मैजिक देखने को मिलता है, सुपरस्टिशन देखने को मिलता है, यानी कि अंधविश्वास। उसके रीज़न क्या होते हैं तो ये आप लोगों को बताना है, किसकी वजह से होता है ये ब्लैक मैजिक। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो सबसे पहले तो कई सारे लोगों के कल्चर बिलीफ होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं, उसकी वजह से होता है। सही है फिर गलत? अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस होती हैं, जिनमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नीम हकीम टाइप के ये विश्वास रहते हैं कि हाँ इलाज कर देंगे और ये कर देंगे और मरे हुए को भी जिंदा कर देंगे।
पुरुष प्रधान देश के अंदर भी यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें वुमेन को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और अटेम्प्ट टू टेक द लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये बोला गया कई बार लैंड और प्रॉपर्टी को एक दूसरे की हड़पने के लिए भी इंसान जो है वो ऐसी बदतमीजी, ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं? तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो गया। ब्लैक मैजिक जो है ये माना जाता है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है वो इसका वोलेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है और राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है। तो इस तरीके की हरकतें जब निकल कर आती है तो लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन होता है पार्ट 3 के अंदर में। इसलिए इसके बारे में बार बार बातें की जाती है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद होती नजर आती है। तो इनके ऊपर काम भी करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है उसके ऊपर सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग भी होनी चाहिए, ये बातें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट का अगर हनन होगा तो फिर यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के पाले में चली जाती हैं और फिर वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है और एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करा सकता है, जिसके चलते आप लोगों को देखने को मिलता है हमारे संविधान के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कंप्लीट जस्टिस की। आर्टिकल पता है कौन सा है कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करते हैं? तो ये है 142 यानी कि 142। तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया कि कोई भी देश में कानून नहीं है जो कि सुपरस्टिशन के साथ में डील कर सके। यहाँ आंसर डी हो गया ऊपर, ठीक है। ये बोला गया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है। इंडियन पिनल कोड 302 ये पनिश करता है अगर कोई भी ह्यूमन सेक्रीफाइस या उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। और डीपीएसपी जो है वो बात करता है साइंटिफिक टेम्पर के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2 या ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव? सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी या फिर डी? ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मतलब क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये डीपीएसपी के अंदर नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर बात की जाती है कि साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना है ह्यूमन का, ताकि इनके बारे में बातें की जा सके, ठीक है। इंडियन पिनल कोड यहाँ पर बात करता है कोई सेक्रीफाइस वगैरह नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को भी रोकने की बात की जाती है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो है 1954 का, ये एक इंपॉर्टेंट कानून आप लोगों के सामने नजर आता है। तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली अभी केरला के अंदर में इंसिडेंट देखने को मिला था ब्लैक मैजिक का, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 जो बेसिकली इंसानों की जान गई थी। और यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में फैलता हुआ भी आप लोगों को नजर आता है। तो ये वो मुद्दे हैं जो कि सोसाइटी को प्रोग्रेसिव होने की बजाय रिग्रेसिव कर देते हैं, और लोग जो हैं कई बार इनके चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इनके चक्करों से कैसे चीज़ों को बचाया जाए। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में भी आता है। तो अगर आप लोग इसको ढंग से माइंड में क्लियर रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप लोगों के मार्क्स कितने हैं ये बताएगा। फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया अच्छे से। और इसकी PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर रेगुलर वीडियो चल रही है जो उसको आप लोग देखोगे तो ये वीडियो आप लोगों को आसान लगेंगी और आप लोगों के लिए रिवीजन का भी काम करेंगे, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।